हेलो फ्रेंड्स, मैं मदन सिंह अपने YouTube वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप सभी लोग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। इस हेतु आपके लिए हम चुनिंदा MCQ लेकर आए हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन आंसर के साथ करेंगे, जो करेगा आपके सारे कन्फ्यूजन दूर और आप लाएंगे 100% मार्क्स। बिना देरी किए हुए आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लासवेयर लाइक फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब, स्लाइड्स कैन बी स्टरलाइज्ड बाय। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए वाटर बाथ, ऑप्शन बी हॉट एयर ओवन, ऑप्शन सी इंसिनरेशन एंड ऑप्शन डी ऑटोक्लेव। उपरोक्त क्वेश्चन में ग्लासवेयर जैसे फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब्स, स्लाइड्स आदि के स्टरलाइजेशन में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा गया है। चूंकि हम जानते हैं कि स्टरलाइजेशन इज द प्रोसेस by which an article surface or medium is freed from all living microorganisms either in the vegetative or spore state। इसे हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि in this process is completely remove or destroyed of microorganisms and its spores। उपरोक्त दिए हुए इंस्ट्रूमेंट जैसे वाटर बाथ, हॉट एयर ओवन, इंसिनरेशन एंड ऑटोक्लेव सभी हीट स्टरलाइजेशन में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं। इसमें वाटर बाथ जो आप देख रहे हैं, इसका यूज लैब में देखा होगा। इसका उपयोग एक फिक्स टेम्परेचर पर विभिन्न टेस्टों में किया जाता है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी में हीट टेस्ट फॉर एंट्रोकोकस, कोगुलेशन टेस्ट फॉर स्टेफाइलोकोकस ओरियस, पेंडलाइजेशन टाइप्स के स्टरलाइजेशन मीडिया को मेल्ट करने में किया जाता है। इसके साथ साथ डिलीवरी रूम में भी इसका यूज किया जाता है। इसको भी आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री इत्यादि लैबों में देखा ही होगा। सेकेंड है हॉट एयर ओवन। यह संरचना में ठीक इंक्यूबेटर की तरह होता है। हॉट एयर ओवन सबसे ज़्यादा सभी आर्टिकल के स्टरलाइजेशन में यूज होता है जो हाई टेम्परेचर पर खराब नहीं होते। एग्जाम्पल, ग्लास आइटम जैसे फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब, स्लाइड्स, बीकर इत्यादि। मेटल आइटम जैसे फोर्सेप्स, सीजर इत्यादि। इसके अलावा कुछ केमिकल अथवा पाउडर जो मॉइस्ट हीट से खराब हो जाते हैं, इनका भी स्टरलाइजेशन हॉट एयर ओवन मेथड से ही किया जाता है। इस मेथड में 160 डिग्री पर 45 मिनट्स के लिए तथा 170 डिग्री पर 80 मिनट्स के लिए ऑर्गेनिज्म को हीट किया जाता है। थर्ड है इंसिनरेशन। जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं, इसका एक प्लांट होता है। जितने भी बायोकेमिकल बेस्ड प्रोडक्ट निकलते हैं जिसे हम येलो बैग में डालते हैं, उनका इंसिनरेशन होता है, जो हाई टेम्परेचर लगभग ग्रेटर देन 850 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पर उनका ऐश बना दिया जाता है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है ऑटोक्लेव, जो कि मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का एग्जाम्पल है। इसमें मुख्यतः कल्चर मीडिया जैसे पेप्टोन वाटर, ट्रेप्टोफैन, ट्रेप्टोज इत्यादि के साथ साथ उन सभी आइटम्स का स्टरलाइजेशन करते हैं जो हीट स्टेबल होते हैं। यह जनरली 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 15 psi प्रेशर से 15 मिनट के लिए स्टरलाइजेशन किया जाता है। अब हमारे सामने चारों ऑप्शन क्लियर है, अतः हम अपना आंसर बिना किसी मिस्टेक के दे सकते हैं। सो द ग्लासवेयर लाइक फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब्स, स्लाइड्स can be sterilized by hot air oven। So our correct answer is hot air oven। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है लेवेंस्टन मीडिया इज सेलेक्टिव ऑफ ऑप्शन ए कल्चर ऑफ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी कल्चर ऑफ नाइजीरिया गोनेरिया, ऑप्शन सी कल्चर ऑफ क्लोस्ट्रीडियम डिप्थीरिया, ऑप्शन डी कल्चर ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। लोवेंस्टन मीडिया को हम एल्जे मीडिया अथवा लोवेंस्टन जेंसन मीडिया भी कहते हैं। यह क्वेश्चन अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसमें मुख्य रूप से एल एस्पार्जिन नाइट्रोजन एवं विटामिन का सोर्स होता है। मोनोपोटासियम फास्फेट तथा मैग्नीशियम सल्फेट ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ को इन्हेंस करते हैं तथा बफर के रूप में कार्य करते हैं। इसमें मेलाकाइट ग्रीन होता है जो मीडिया को मेजर कंटामिनेशन से बचाता है। मेलाकाइट ग्रीन से रिलेटेड कई बार एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया है। इसके अलावा एग सस्पेंशन
फैटी एसिड तथा प्रोटीन प्रोवाइड करवाता है। यह मीडिया माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज के लिए एक सेलेक्टिव मीडिया है। अगर ऑप्शन के देखें तो ऑप्शन ए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए सेलेक्टिव मीडिया के रूप में हम चॉकलेट अगार का यूज करते हैं। जब ब्लड को 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्लोली हीट किया जाता है तो हेमीन, जिसे एक्स फैक्टर कहते हैं, तथा NAD, जिसे वी फैक्टर कहते हैं, निकलते हैं, जो फास्टिडियस ग्रुप के बैक्टीरिया के ग्रोथ में यूजफुल होते हैं, जिसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा तथा नाइजीरिया मेनिंजाइटिस ग्रुप के बैक्टीरिया के लिए एनरिच मीडिया होता है। जबकि ऑप्शन बी में नाइजीरिया गोनोरिया के लिए सेलेक्टिव मीडिया के रूप में हम थायर मार्टिन अगार मीडिया का यूज करते हैं। यह भी चॉकलेट अगार का एक वेरिएंट ही होता है। तथा ऑप्शन सी में कॉर्नीबैक्टीरिया डिप्थीरिया के लिए सेलेक्टिव मीडिया के रूप में हम मूलर मिलर टेलुरिट अगार तथा टिंसडले टेलुराइट अगार का यूज करते हैं। ऑप्शन डी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए सेलेक्टिव मीडिया LJ, जिसे लोवेंस्टन जेंसन मीडिया कहते हैं, का यूज करते हैं। चारों ऑप्शन घुमा फिराकर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अतः हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कल्चर ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। लोवेंस्टन मीडिया इज सेलेक्टिव ऑफ कल्चर ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। Our next question is, following method is commonly used for measurement of HbA1c. ऑप्शन है ऑप्शन ए जेफ्स मेथड, ऑप्शन बी HPLC, ऑप्शन सी ट्राइंडर्स मेथड, ऑप्शन डी केम्यूलोमाइनोसेंस। HbA1c को हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन केमिकली शुगर से लिंक्ड होता है। इसके डिटेक्शन के लिए कई मेथड का यूज किया जाता है, जैसे आयन एक्सचेंज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसे HPLC कहते हैं, ब्रोनेट एफिनिटी HPLC तथा एंजाइमेटिक एसे इत्यादि। ऑप्शन ए जेफ्स मेथड। जेफ्स मेथड एक ओल्डेस्ट मेथड है जिसमें क्लोरीमेट्रिक मेथड से क्रिएटिनाइन लेवल का ब्लड तथा यूरिन में डिटर्मिनेशन किया जाता है। ऑप्शन बी HPLC, जिसमें हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। इसका यूज थैलेसीमिया से लेकर वाटर प्यूरिफिकेशन तथा इंडस्ट्री इत्यादि में किया जाता है। यह HbA1c की डिटेक्शन का बेस्ट मेथड है। ऑप्शन सी ट्रिंडर्स मेथड का यूज ग्लूकोज एक्टिविटी को डिटेक्शन में करते हैं, जैसे प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज अथवा ग्लूकोज ऑक्सीडेज टेस्ट में होता है। ऑप्शन डी केम्यूलोमाइनोसेंस इज अ वेरिएशन ऑफ स्टैंडर्ड एंजाइम इम्यूनेस, जो कि इम्यूनोलॉजी में यूज होता है। रिया एलाइजा इसके सिमिलर मेथड है। हम कह सकते हैं कि उपरोक्त में से HPLC ही एक ऐसा मेथड है जो HbA1c के मेजरमेंट में यूज होता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी HPLC। दोस्तों, ये सारे प्रश्न एम्स तथा अन्य मेडिकल इंस्टीट्यूट जैसे PGI, DSSB, SSC, ESIC इत्यादि एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए आप अपना इस पर कमांड जरूर बना लें। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टोरेज टेम्परेचर फॉर प्लेटलेट कंसंट्रेट इन ब्लड बैंक। ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 2 to 6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 22 to 24 डिग्री सेल्सियस। अगर ब्लड कंपोनेंट का ब्लड बैंक में स्टोरेज की बात करें तो ब्लड बैंक में रेड सेल, जिसे RBC कहते हैं, का स्टोरेज 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पर 42 डेज के लिए, अगर रेड सेल पेडियाट्रिक्स का हो तो 35 डेज तथा रेड सेल वास्ट हो तो 28 डेज के लिए स्टोरेज होता है। प्लेटलेट्स का स्टोरेज 20 डिग्री टू 40 डिग्री पर 5 डेज के लिए किया जाता है। प्लाज्मा, जिसे हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्रायोडिप्लेटेड प्लाज्मा अथवा क्रायोप्रेसिपिटेट भी कहते हैं, का स्टोरेज -25 डिग्री सेल्सियस पर 12 मंथ के लिए किया जाता है। इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 22 to 24 डिग्री सेल्सियस। अतः हम कह सकते हैं कि द स्टोरेज टेम्परेचर फॉर प्लेटलेट कंसंट्रेट इन ब्लड बैंक इज 22 to 24 डिग्री सेल्सियस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फोसैलिक एसिड टेस्ट इज यूज्ड फॉर यूरिनरी एस्टिमेशन। ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी यूरिबाइलिनोजन, ऑप्शन सी प्रोटीन्स एंड ऑप्शन डी इज
एसीटोन्स। आइए आंसर पर चर्चा करने से पहले यूरिन में किए जाने वाले उन इम्पोर्टेंट्स बायोकेमिकल टेस्ट की चर्चा करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यूरिन में ग्लूकोज का डिटर्मिनेशन बेंडिक्ट रीजेंट के द्वारा करते हैं। प्रोटीन का डिटर्मिनेशन सल्फोसैलिक एसिड के द्वारा किया जाता है। बाइल पिगमेंट का डिटर्मिनेशन फाउचेट रीजेंट से किया जाता है। यूरोबाइलिनोजन का डिटर्मिनेशन अर्लिच रीजेंट से करते हैं। बाइल साल्ट का डिटर्मिनेशन सल्फर पाउडर से किया जाता है। इसके अलावा लैक्टोज का डिटर्मिनेशन के लिए ओसा जॉन टेस्ट, ग्लैक्टोज के डिटर्मिनेशन के लिए ऑर्थोटोलुइडिन, फ्रुक्टोज के डिटर्मिनेशन के लिए सेल्वेनॉफ रिएजेंट तथा अंत में कीटोन बॉडीज का डिटर्मिनेशन के लिए रोथ्रा टेस्ट। इसमें से एक ना एक डिटर्मिनेशन अवश्य ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हो सकता है एक से अधिक भी प्रश्न एग्जामिनेशन में आ जाए। इन डिटर्मिनेशन को जानकर अब आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सो सल्फोसैलिक एसिड टेस्ट इज यूज्ड फॉर यूरिनरी एस्टिमेशन। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोटीन्स। इसके अलावा महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो आपको याद रखना ही होगा। टोटल वॉल्यूम, यूरिन का टोटल वॉल्यूम 600 to 2500 ml, एवरेज वॉल्यूम 1200 ml इन 24 हॉर्स होता है। यदि यूरिन ग्रेटर देन 2500 ml पर 24 हॉर्स है तो इसे हम पॉलीयूरिया कहते हैं। यदि इसका वॉल्यूम लेस देन 500 ml पर 24 हॉर्स है तो इसे ओलिगोयूरिया कहते हैं। रीनल फेलियर या कंप्लीट सेपरेशन को हम एनीयूरिया कहते हैं। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.003 टू 1.030 होती है। इसका पीएच 4.7 टू 7.5 तथा एवरेज पीएच 6.0 होता है। टोटल सॉलिड्स की बात करें तो यह 30 टू 70 ग्राम पर लीटर होता है, जिसमें सबसे अधिक यूरिया 25 टू 30 ग्राम पर 24 हॉर्स होता है। अगर एग्जाम को क्रैक करना है तो इस पर अपना कमांड बना लें। आइए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेग्री बॉडीज आर फाउंड इन ऑप्शन ए रेबीज, ऑप्शन बी हर्पीज, ऑप्शन सी येलो फीवर एंड ऑप्शन डी स्मॉल पॉक्स। नेग्री बॉडीज इज द इंक्लूजन बॉडी। अब इंक्लूजन बॉडी को समझ लेते हैं। द मोन कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिकल फीचर इन वायरस इन्फेक्टेड सेल इज द अपीयरेंस ऑफ इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी आर जनरली एसिडोफिलिक एक्सेप्ट एडिनोवायरस विच प्रोड्यूस बेसोफिलिक इंक्लूजन बॉडीज। कुछ वायरस व उनसे प्रोड्यूस होने वाले इंक्लूजन बॉडीज इस प्रकार हैं। वैक्सीनिया गॉर्नेरी बॉडीज प्रोड्यूस करता है। फाउल पॉक्स बोलिंगर बॉडीज प्रोड्यूस करता है। मोलस्कम कॉन्टिजियोसम मोलस्कम बॉडीज प्रोड्यूस करता है। हर्पीज वायरस एंड येलो फीवर वायरस कॉर्डिड टाइप ए इंक्लूजन बॉडी प्रोड्यूस करता है। एडिनो वायरस एंड पोलियो वायरस कॉर्डिड टाइप बी इंक्लूजन बॉडी प्रोड्यूस करता है। रेबीज नेग्री बॉडीज प्रोड्यूस करता है। मीजल्स वर्थीन फिंकलडे बॉडीज प्रोड्यूस करता है। इन सभी को देखने के बाद हम अपने क्वेश्चन का आंसर इजी से दे सकते हैं। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रेबीज। द नेग्री बॉडीज आर फाउंड इन रेबीज। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, करंट एनेबियल एक्रेडिएशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए ISO 15189 2003, ऑप्शन बी ISO 15189 2017, ऑप्शन सी ISO 15189 2007 एंड ऑप्शन डी ISO 15189 2012। नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी, जिसे हम NABL कहते हैं, क्वालिटी एंड कंट्रोल पर कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड है, जिसका ऑब्जेक्टिव लेबोरेटरी एक्रीडिएशन सर्विस प्रोवाइड कराना है, जो लैब टेस्ट परफॉर्मेंस की क्वालिटी कंट्रोल को देखती है।
जो कि ISO/ICC 17025/2005 तथा ISO 15189/2012 के तहत मेडिकल लेबोरेटरीज को एक्रीडिएशन दिया जाता है। यह सर्विस नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर्स तथा सभी टाइप्स की टेस्टिंग तथा कैलिब्रेशन को सुगम बनाने हेतु किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि करंट NABL एक्रीडिएशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन ऑप्शन डी ISO 15189/2012। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेट्रीमाइड अगार इज सेलेक्टिव मीडिया फॉर ऑप्शन ए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी Pseudomonas aeruginosa, ऑप्शन सी E. coli एंड ऑप्शन डी नाइजीरिया गोनेरिया। वैसे पहले ही हम मीडिया पर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उससे इसका आंसर का पता नहीं चलता, अतः उससे आगे कुछ और सेलेक्टिव मीडिया का जिक्र करेंगे जिससे आपको इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन क्लियर हो जाए। साल्मोनेला के लिए हम टेट्राथायोनेट ब्रोथ, विल्सन एंड ब्लेयर मीडिया का यूज करते हैं। साल्मोनेला एंड सीजेला के लिए हम सेलेनाइट ए ब्रोथ, डिऑक्सीक्लेट सिट्रेट अगार जिसे DCA कहते हैं का यूज करते हैं। विब्रियो कोलेरा के लिए हम एल्कलाइन पेप्टोन वाटर, मोन्सो टोरुकुलेट टेलोराइट, थायोसल्फेट साइट्रेट बाइल साल्ट सुक्रोज जिसे TCBS कहते हैं का यूज करते हैं। डिप्थीरिया कोर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए पोटासियम टेलोराइट जिसे मैक्लियोड्स मीडिया भी कहते हैं, टिल्सडले मीडिया, लोफ्लर सीरम स्लोप का यूज करते हैं। नाइजीरिया के लिए चॉकलेट अगार, सेलेक्टिव मीडिया थायर मार्टिन मीडिया का यूज करते हैं। क्लोस्ट्रीडियम के लिए रॉबर्टसन कुक मीट ब्रोथ का यूज करते हैं। स्यूडोमोनास के लिए सिट्रामाइड एंड डिटोल मीडिया का यूज करते हैं। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए चॉकलेट अगार का यूज करते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए एल्जे मीडिया का यूज करते हैं। लेप्टोस्पायरा के लिए स्टुअर्ट मीडिया, कैम्प्लियोबैक्टर के लिए स्कीरोव मीडियम, बेसिलस सीरस के लिए MYPA जिसे हम मैनिटोल, एग योक, फिनोल रेड, पोलीमैक्सिन अगार कहते हैं का यूज करते हैं। अगर हम ट्रांसपोर्ट मीडिया को देखें तो ट्रांसपोर्ट मीडिया के रूप में हम BR मीडिया, केरी ब्लेयर मीडिया, मैंसोर्स, टोरुकुलेट, टेलोराइट मीडिया, जेम्पेक और गोरोपाक सिस्टम, विब्रियो कोलेरा के लिए ट्रांसपोर्ट मीडिया के रूप में हम BR मीडिया एंड केरी ब्लेयर मीडिया का यूज करते हैं। ये सारे मीडिया एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब हम आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सिट्रामाइड अगार इज अ सेलेक्टिव मीडिया फॉर ऑप्शन बी Pseudomonas aeruginosa। Our next question is BDRL test is following type of antigen antibody reaction. Option A electrophoresis, option B complement fixation, option C precipitation and option D agglutination। फ्रेंड्स, मैं यहाँ कुछ रिएक्शन व उनके नाम के साथ साथ वे क्यों किए जाते हैं बताने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार के क्वेश्चन के आंसर देने में आपकी सहायता करेंगे। BDRL टेस्ट, BDRL फ्लोकुलेशन RPR टेस्ट, यह स्लाइड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मेथड से किया जाता है जो सिफिलिस के डिटेक्शन में यूज होता है। कांस फ्लोकुलेशन टेस्ट, यह भी स्लाइड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है जो सिफिलिस डिटेक्शन में यूज होता है। लेंसिफाइड टेस्ट, लेंसिफाइड टेस्ट रिंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के द्वारा किया जाता है जो स्ट्रेप्टोकोकाई के ग्रुपिंग में यूज होता है। एस्कोलिस टेस्ट इम्यूनो डिफ्यूजन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के द्वारा डिप्थीरिया के टॉक्सोजेनिसिटी डिटेक्शन में यूज होता है। पाउल बोनोल टेस्ट ट्यूब एग्लूटिनेशन रिएक्शन में इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस का डिटेक्शन में इस मेथड का यूज करते हैं। रोज वालर टेस्ट पेशी होमोग्लूटिनेशन रिएक्शन द्वारा किया जाता है जो RA फैक्टर के डिटेक्शन में यूज होता है। बिडाल टेस्ट, यह ट्यूब एग्लूटिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है जो साल्मोनेला टाइफी के डिटेक्शन में यूज होता है। बेली फ्लेक्सी टेस्ट हेट्रोफाइल ट्यूब एग्लूटिनेशन रिएक्शन के द्वारा होता है जो रिकेट्सिया के डिटेक्शन में यूज होता है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इसे भी जान लेते हैं। ASO, CRP, RA फैक्टर, SCG, इनको लेटेक्स एग्लूटिनेशन रिएक्शन के द्वारा किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा टेक्निक है जिसमें नेगेटिव व पॉजिटिव
मॉलिक्यूल्स जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स इत्यादि का एनालिसिस किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट एक इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है जिसका यूज एंटीजन तथा एंटीबॉडी रिएक्शन से बने प्रेसिपिटेट का यूज सीरम से एंटीजन तथा एंटीबॉडी डिटेक्शन में किया जाता है। इन सभी रिएक्शनों को जानने के बाद हम अपने आंसर को भली भांति जान चुके हैं। सो VDRL टेस्ट इज precipitation type of antigen antibody reaction. So our correct answer is option C, precipitation. Our next question is Aedes aegypti can cause mosquito borne infection. Option A malaria, option B filariasis, option C dengue fever and option D काला जार। एडिस एजिप्टी एक मॉस्किटो है जिसे येलो फीवर मॉस्किटो के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वजह से डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, जीका फीवर, मेजो तथा येलो फीवर के वायरस को स्प्रेड करती है। जबकि मलेरिया एनाफिलीज मॉस्किटो जो कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओबेली, प्लाज्मोडियम कॉन्वाल्सी द्वारा स्प्रेड करती है। जिसे लिस्मेनियासिस भी कहते हैं जो लिस्मेनिया पैरासाइट के कारण होता है जिसको सैंड फ्लाई स्प्रेड करती है। फाइलेरिया की बात करें तो यह बाउचेरिया बैनक्रेप्टी एंड बुर्जिया मेलाई पैरासाइट जो कि एडिस जिसे क्यूलेक्स क्वेनक्यूब फेसिएटस तथा मानसोनियो मॉस्किटो द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। तो वी कैन से एडिस एजिप्टी क्यूज मॉस्किटो बोर्न इन्फेक्शन, ऑप्शन सी डेंगू फीवर।